हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट्स फॉर +1 कॉमर्स। और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स। और उसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन का जो प्रोसीजर है उसको हम अंडरस्टैंड इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप जो है रेलिवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है। इवन +1 कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट और काफी सारे एमसीक्यू टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है फॉर कॉम्पिटिटिव, जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इवन द स्ट्रक्चर कोर्सेज दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। अकाउंट्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स नॉमिनल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम जो एसेट्स और लायबिलिटी है उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं कि जितनी एसेट्स होती हैं, टोटल एसेट दे आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। क्योंकि इक्वेशन जो है ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है कि एवरी डेबिट के जो ट्रांजेक्शन होती है उसके दो पहलू होते हैं। एक डेबिट एस्पेक्ट होता है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट होता है। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, जितना क्रेडिट होता है उतना ही डेबिट होता है। तो टोटल क्लेम्स, चाहे उसके बीच में आउटसाइडर्स के क्लेम्स है, चाहे प्रोपराइटर ने जो कैपिटल उसके अंदर डाली हुई है, टोटल क्लेम जो है चाहे वो इनसाइड इक्विटी है प्लस आउटसाइड इक्विटी है, विच इज इक्वल टू द टोटल एसेट ऑफ द फर्म। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसे कहते हैं और इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वालिटी बिटवीन रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज। देखो, जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं। सोर्सेज होते हैं कि कहाँ से उन एसेट्स को फिनांस किया जाता है। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी टू द आउटसाइडर, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी के अंदर टोटल क्लेम्स आ जाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एसेट इज इक्वल टू इंटरनल इक्विटी प्लस एक्सटर्नल इक्विटी। और उसी तरह हम देखते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एसेट एंड लायबिलिटी दी हुई है तो एसेट के अंदर से लायबिलिटी माइनस करके हम कैपिटल को निकाल सकते हैं। और उसी तरह अगर हमें एसेट एंड कैपिटल दिए हुए हैं तो वहां पे एसेट के अंदर से हम कैपिटल को माइनस करके लायबिलिटी निकाल सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले ये बैलेंस शीट है, जो कि टी फॉर्म के अंदर है। तो ये वाला हिस्सा जो राइट हैंड साइड पे है ये एसेट का है, और ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये कैपिटल एंड लायबिलिटी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने एसेट्स हैं, तो यहाँ पे टोटल एसेट 2 लाख है, जिसके अंदर करंट एसेट भी है, फिक्स एसेट भी है, कैश एंड बैंक डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, इन सब का टोटल जो है 2 लाख है। तो टोटल एसेट हमारे पास 2 लाख के हैं। और उसी तरह यहाँ पे कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, और जो आउटसाइडर को हम ओ करते हैं डेट इज 1 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 2 लाख है। तो जितने एसेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटी है। Assets are recorded on the right hand side and capital and liability they are recorded on the left hand side. तो टोटल एसेट हमारे 2 लाख के बराबर है, और टोटल इक्विटी, जिसको हम टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हैं, दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 लाख। तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी हमारी 1 लाख की है जो हम दूसरों को, आउटसाइडर को वो करते हैं, और कैपिटल हमारी 1 लाख की है। तो एसेट भी हमारे 2 लाख के हैं और लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो भी हमारी 2 लाख की है। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों साइड्स को इफेक्ट कर सकती है सेम अमाउंट से, या एक साइड के अंदर ही क्या है कि जैसे कोई चीज इंक्रीज हो जाती है दूसरी चीज डिक्रीज हो सकती है इक्वल अमाउंट से।
तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इसको हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। इसको वन बाय वन करके वी विल अंडरस्टैंड। जैसे ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, जिसके अंदर क्या है कि ऑपोजिट, जैसे इंक्रीज इन एसेट है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी है। जैसे हमने क्रेडिट पे परचेज किया, हमने एक चीजें खरीदी बट उसको उधारी पे खरीदा, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब हम चीजें खरीदते हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा स्टॉक बढ़ जाता है, और दूसरी साइड क्या होता है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है, तो इट मीन्स हमने पैसे देने हैं। तो एसेट भी बढ़ता है क्योंकि जब हम चीजें खरीदते हैं तो चीजें हमारे पास आती है, स्टॉक बढ़ जाता है और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। उसी तरह ही अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं, कर्जा उठाते हैं, तो हमारे पास कैश आ जाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में आता है या बैंक के अंदर हमारे खाते में डिपॉजिट हो जाता है। तो एसेट भी इंक्रीज होती है और उसके साथ ही क्योंकि बैंक लोन जो है लाइबिलिटी है, तो एसेट भी इंक्रीज होता है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है। और उसी तरह डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट। देखो जैसे हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा एसेट कम हो जाता है, कैश कम हो जाता है, और उसी तरह जब हमने क्रेडिटर का भुगतान कर दिया तो क्रेडिटर भी कम हो जाता है। यहाँ पे हमारा एसेट भी डिक्रीज होता है और लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है। उसी तरह इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। जब प्रोपराइटर जो है बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उससे कैश बढ़ जाता है, एसेट बढ़ जाता है। और उसी तरह क्या है कि लाइबिलिटी, क्योंकि ऑनर की कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, तो वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कैपिटल और लाने से एसेट भी बढ़ जाता है और लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। और इसी तरह डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट के अंदर क्या है कि जैसे प्रोपराइटर जो है ड्राइंग अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा कैश कम हो जाता है, और उसी तरह क्या होता है कि उसकी कैपिटल कम हो जाती है। अगर वो गुड्स की फॉर्म में करता है तो वहां पे भी हमारा स्टॉक कम हो जाता है, और साथ के साथ क्या होता है कि उसकी जो कैपिटल है वो भी कम हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग द सेम साइड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, के जैसे एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो ये सेम साइड के अंदर जो है इफेक्ट आता है। पहले हमने किया था कि दोनों साइड्स पे इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन अदर एसेट। जैसे हमने कैश परचेजेस की है तो उससे क्या होता है कि गुड्स आ जाती हैं हमारे पास, स्टॉक बढ़ जाता है। उसी तरह उतने अमाउंट से क्या होता है कि कैश कम हो जाता है। रिसीट फ्रॉम द डेटर, तो कैश हमारे पास आ जाता है, डेटर हमारा कम हो जाता है। और इसी तरह ही डिक्रीजिंग लाइबिलिटी, जैसे हमने क्रेडिटर का भुगतान किया है बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उससे क्या होता है कि क्रेडिटर की लाइबिलिटी उतने अमाउंट से कम हो जाती है बट दूसरी बिल ऑफ एक्सचेंज की लाइबिलिटी बढ़ जाती है। तो ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, कुछ ट्रांजेक्शन जो है दो आइटम से ज्यादा को इफेक्ट करती हैं। जैसे सेल इज मेड इन कैश फॉर ₹30,000 जिसकी कॉस्ट जो है 25,000 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गुड्स हमने सेल की हैं उसकी जो कॉस्ट थी 25,000 की थी, बट उसको हमने 30,000 में सेल किया, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, क्योंकि 25,000 का हमारा स्टॉक कम हो गया, और उसी तरह कैश हमारा बढ़ गया 30,000 का। और दूसरी साइड पे क्या होता है कि चीजें हमने क्या 25,000 की चीजें 30,000 में सेल की है, तो 5,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है कि एसेट साइड पे भी इम्पैक्ट पड़ा है और कैपिटल साइड पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे एसेट साइड पे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है, क्योंकि स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो जाता है, और इसी तरह हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाता है, और उसी तरह क्या है कि ऑनर का कैपिटल जो है प्रॉफिट से इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट जब होता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन करना है तो उसके अंदर क्या स्टेप्स है। पहले तो हम ट्रांजैक्शन को स्टडी करते हैं, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस रहा है कि हम लोग समझे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो है हम किस तरह से उसका इम्पैक्ट स्टडी करेंगे। अगले वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू दी न्यूमेरिकल करेंगे।
ताकि हमें एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना आ जाए। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो सिचुएशन है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख, कि बिजनेस शुरू किया गया 1 लाख का। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे 1 लाख से बिजनेस शुरू किया गया, तो दो चीजें इसके अंदर इमर्ज होती हैं, कैश एंड कैपिटल। तो ये एसेट एंड कैपिटल है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या है। तो इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि जब देखो प्रोपराइटर जो है बिजनेस शुरू करता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कैश आता है, और बिजनेस के लिए वो क्या होती है, जो बिजनेस के लिए वो उसी तरह कैपिटल कैश आता है, एसेट इंक्रीज हो जाता है, और उसी तरह क्या होता है कि हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती है। तो एसेट जो है इस साइड पे हम लिखेंगे 1 लाख इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी यहाँ पे 0 है, और कैपिटल जो है हमारी 1 लाख से बढ़ जाती है। जब प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करता है 1 लाख से, तो बिजनेस के अंदर कैश आता है, और बिजनेस के लिए जो इनसाइड इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड पे 1 लाख, और लाइबिलिटी 0, और कैपिटल 1 लाख। और उसी तरह जो हमारी दूसरी बोरोड ₹10,000 फ्रॉम शाम, तो यहाँ पे हमने शाम से बोरोइंग की है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल जो देखते हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी है, क्योंकि जब हम बोरो करते हैं हमारे पास कैश आ जाता है, और उसी तरह क्या होता है कि शाम जो है हमारा क्रेडिटर बन जाता है, उसको हमने पैसे देने हैं। तो यहाँ पे ये एसेट एंड लाइबिलिटी को इफेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि एसेट बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास कैश आ जाता है, और उसी तरह क्या होता है कि हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी जो है यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे एसेट हमारे इंक्रीज हो जाते हैं 10,000 से, लाइबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो जाती है 10,000 से। इसी तरह थर्ड जो है, टाटा सी परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। तो ये एसेट है, वेरिएबल यहाँ पे हमारा एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और कैश कम हो गया क्योंकि हमने फर्नीचर को खरीदा है कैश बेसिस पे। तो हमारा एक एसेट कम हो जाएगा, तो एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कैश जो कम हुआ है वह उसके आगे हमने लिख दिया -20,000, और एसेट जो हमारा इंक्रीज हुआ है तो वो लिख दिया +20,000। तो यहाँ पे नेट इम्पैक्ट जो है 0 है। तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल भी 0 है। कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर 15,000, तो ये भी एसेट अकाउंट को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक एसेट हमारा बढ़ जाता है और दूसरा एसेट हमारा कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा कैश जो है 15,000 से कम हो जाता है, और इसी तरह हमारा स्टॉक जो है 15,000 से बढ़ जाता है, और इसका नेट इम्पैक्ट जो है 0 है, क्योंकि लाइबिलिटी भी 0 है और कैपिटल भी 0 है। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹8,000 फ्रॉम मोहन, तो ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी है, और उसी तरह एसेट भी बढ़ जाता है, लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो अब चीजें हमने उधारी पे खरीदी है, तो हमारा चीजें जब हम खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ जाता है, और इसी तरह इधर वाली साइड पे लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है 8,000 से। गुड्स कॉस्टिंग फॉर ₹10,000 सोल्ड टू 12,000। तो यहाँ पे हमने चीजें जो खरीदी थी 10,000 की थी, उसको बेचा हमने 12,000 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एसेट इंक्रीज होता है, ठीक है, एसेट भी इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। और यहाँ पे क्योंकि हमने 10,000 की चीजें 12,000 पे सेल की है, तो हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एसेट बढ़ जाती है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाती है, और उसी तरह प्रॉफिट के अमाउंट से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक कम हुआ है, ये 10,000 का स्टॉक हमारा कम हो गया, और हमारे पास क्योंकि चीजें हमने कैश बेसिस पे सेल की है, तो हमारे पास 12,000 आ गया, और 10,000 हमारा कम हो गया। और यहाँ पे लाइबिलिटी 0 है, लेकिन कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी क्योंकि हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है।
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 18,000 फॉर 21,000 टू गुरप्रीत। यहाँ पे अब हमने क्रेडिट पे सेल किया है, प्रीवियस के अंदर हमने कैश पे सेल किया था, तो ये भी एसेट एंड कैपिटल को इम्पैक्ट करती है क्योंकि यहाँ पे 18,000 की चीजें हमने 21,000 में सेल की हैं, तो 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ है जो कि हमारे कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे भी एक एसेट बढ़ जाएगी और दूसरी एसेट डिक्रीज हो जाएगी। अब हमने चीजें सेल की हैं 18,000 की, जिनकी कॉस्ट है 18,000 की, तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 18,000 से, और हमारे पास क्या है कि जो डेटर्स है वो उतने अमाउंट से इंक्रीज हो जाएंगे 21,000 से, क्योंकि चीजें हमने क्रेडिट पे सेल की हैं, तो डेटर हमारे बढ़ जाएंगे, वो भी एसेट होते हैं, और स्टॉक हमारा 18,000 से कम हो जाएगा। इधर लाइबिलिटी हमारी जीरो है, लेकिन कैपिटल हमारी क्या है कि हमें 18,000 की चीजें 21,000 में सेल की है, तो 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 टू शाम, यहाँ पे हमने शाम से परचेजिंग की थी, उसको अब हमने चीजें वापस की हैं, तो ये भी हमारी क्या है कि एसेट एंड लाइबिलिटी को इम्पेक्ट करती हैं। इससे हमारी एसेट डिक्रीज हो जाती है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि शाम से हमने उधार पे खरीदा था, उसको चीजें वापस कर दी, तो यहाँ पे हमारा माइनस स्टॉक कम हो गया, -8,000, और इधर हमारी लाइबिलिटी भी उतने अमाउंट से कम हो जाएगी। रहीम पेड कैश रुपीज 20,000। रहीम ने हमें कैश पे किया 20,000, तो ये हमारी एसेट को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इससे क्या है कि हमारी एक एसेट इंक्रीज हो जाती है और दूसरी एसेट हमारी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे -20,000 जो है हमारा डेटर कम हो जाएगा, और 20,000 कैश, क्योंकि रहीम ने अब हमें कैश पे किया है तो हमारे पास कैश आ गया, रहीम हमारा डेटर था वो कम हो जाएगा। सैलरी पेड, सैलरी जो है एक्सपेंस है, एसेट एंड कैपिटल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम सैलरी पे करते हैं तो हमारा कैश कम हो जाता है, तो एसेट साइड पे क्योंकि कैश कम हो गया तो -2,500 है, लाइबिलिटी जीरो है, और उसी तरह जब एक्सपेंस हम पे करते हैं तो वो कैपिटल के अंदर से कम हो जाता है, तो हमारी कैपिटल 2,500 से लेस हो जाएगी। उसी तरह विथड्रू कैश रुपीज 2,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग की है, तो ये भी एसेट एंड कैपिटल को इम्पैक्ट करती है, हमारा एसेट भी कम हो जाता है और साथ के साथ हमारी कैपिटल भी कम हो जाती है। देखो जब हमने ड्राइंग कैश बेसिस पे किया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा -2,000 से, और इधर क्या है कि हमारी कैपिटल भी -2,000 से कम हो जाएगी। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग रुपीज 2,500। अब यहाँ पे उसने कैश बेसिस पे ड्राइंग नहीं किया, यहाँ पे वो चीजें लेके आया अपने घर के यूज के लिए 2,500, तो ये भी एसेट और कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, जिससे हमारी एसेट डिक्रीज होती है और कैपिटल भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा स्टॉक जो है 2,500 से कम हो जाएगा, एसेट 2,500 से लेस हो जाएगी, और इस तरह हमारी कैपिटल जो है 2,500 से लेस हो जाएगी। डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय रुपीज 1,000। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमारा ये भी चीजें जो है एसेट और कैपिटल दोनों को इम्पैक्ट करती है। हमारा फिक्स एसेट जो है डेप्रिसिएशन के अमाउंट से कम हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन क्या है एक एक्सपेंस है, तो उससे क्या है कि हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो एसेट साइड पे हम लिखते हैं -1,000, और कैपिटल लिखते हैं कि कम हो गई है 1,000 से। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, तो यहाँ पे क्या है कि रेंट ड्यू हो चुका है बट अभी हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल को इम्पैक्ट करता है। देखो जब हमने रेंट ड्यू है बट पे नहीं किया, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, और उसी के साथ ही क्या है कि रेंट जो है एक्सपेंस है, तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्योंकि ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं क्योंकि रेंट ड्यू है, तो हमारी लाइबिलिटी जो है 2,000 से बढ़ जाएगी, और हमारी जो कैपिटल है वो 2,000 से कम हो जाएगी। रीपेड लोन ऑफ रुपीज 10,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 200। तो ये तीन चीजों को इम्पैक्ट करता है, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल।
देखो जब हम लोन को रीपे करते हैं तो कैश चला जाता है, कैश हम उसको पे कर देते हैं। तो हमारा, क्योंकि हमने 10,200 की पेमेंट की है, 10,000 प्रिंसिपल है, 200 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा कैश जो हमारे पास से चला गया वो है 10,200। हमारा कैश कम हो गया है, तो एसेट हमारा 10,200 से कम हो गया है। और उसी तरह ही देखो हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी माइनस 10,000 से कम हो जाएगी, और इंटरेस्ट हमने पे किया तो उतने अमाउंट से हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये एक प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखेंगे कि हमने स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनानी है।